दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, काम करवाने के दो तरीके होते हैं, पुरस्कृत करके या दंडित करके, यानी कि डरा करके। अलग अलग समय पर दोनों में से कोई ना कोई तरीका कारगर सिद्ध होता है। मार्च का महीना है, बच्चों के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं और बड़ों का वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है। प्रेशर में दोनों ही हैं, दोनों में ही डर का माहौल है। जो इस डर से पार पा गया, समझो वह जीत गया। हमारी यही कामना है कि बच्चे हों या बड़े, जीत दोनों की हो। और जीत तभी होगी जब हमारे पास पर्याप्त जानकारी होगी, वो चाहे सिलेबस की हो या फिर बाजार की। हम लोहा बाजार से जुड़े हैं, तो और कुछ नहीं तो कम से कम लोहे से जुड़ी जानकारी तो साझा करने का प्रयास कर ही सकते हैं। जनवरी महीने में स्टील कंपनियों ने रेट 1000 से 1500 रुपये प्रति टन तक बढ़ाए थे, और फिर कुछ एक ने फरवरी में 500 से 1000 रुपये तक और बढ़ाए। जिन्होंने फरवरी में नहीं बढ़ाए, उन्होंने पहली मार्च को 1000 से 1500 रुपये प्रति टन बढ़ाए। इस एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बार बार रेट क्यों बढ़ाए गए और क्या इसके बाद भी और वृद्धि की गुंजाइश है। किसी भी चीज़ के रेट बढ़ने के तीन कारण होते हैं। पहला, या तो उस कमोडिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, दूसरा सप्लाई गिर जाए, और तीसरा कि उसे बनाने वाले रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाए, यानी कि उत्पादन की लागत बढ़ जाए। यदि हम वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों की माने तो जनवरी महीने में ईरान को छोड़ भारत सहित अधिकांश देशों में स्टील व प्रोडक्शन के आंकड़े निराशाजनक ही रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले जेपीसी द्वारा प्रकाशित फरवरी के आंकड़े भी भारत में सुस्त पड़े बाजार की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। यानी कि यह तो एकदम साफ है कि कीमतें बढ़ने की वजह डिमांड तो कतई नहीं है। रही बात सप्लाई की, तो चाइना के स्टील प्रोडक्शन में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन यह इंप्रूवमेंट भी केवल मंथ ऑन मंथ बेसिस पर है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं है। लेकिन दोस्तों, चाइना की स्टील इंडस्ट्री का साइज इतना बड़ा है कि उसके सिर्फ जरा सी करवट लेने पर भी पूरा बाजार हिल जाता है। चाइनीज गवर्नमेंट ने एक लंबे अंतराल के बाद अपने बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया है। ऐसे में जब चाइनीज स्टील प्लांट्स ने जैसे ही अपनी स्टील प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ाई, तो आयरन ओर के रेट उछल पड़े। जहां दिसंबर महीने में रेट 105 से 108 डॉलर प्रति टन के करीब था, वह फरवरी के अंतिम सप्ताह में 130 पार कर चुका था। कुछ ऐसा ही हाल स्टील मेकिंग में यूज होने वाले अन्य महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल कोकिंग कोल में भी देखा गया। दिसंबर में कोकिंग कोल की कीमत जहां 300 डॉलर प्रति टन के आसपास थी, वह फरवरी के अंतिम सप्ताह तक 390 डॉलर छू चुकी थी। इन्हीं दो फैक्टर्स के चलते इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इस वर्ष अभी तक 2 बार रेट बढ़ाने में सफल रहे हैं। पहले जनवरी में 1000 से 1500 रुपये प्रति टन, और फिर पहली मार्च से 1000 से 1500 रुपये प्रति टन, और यानी कि दोनों बार वृद्धि की वजह रॉ मटेरियल के रेटों का बढ़ना ही रहा। अब तक तो ठीक था, लेकिन स्टील मिल्स मध्य मार्च तक एक बार फिर स्टील के रेट बढ़ाने का डर दिखा रही हैं। क्या सचमुच स्टील के रेटों में और बढ़ने की गुंजाइश है? हमें फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता। हालांकि हम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, क्योंकि वे बाजार में प्राइसेस डिक्टेट करते रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा सोचने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण है। एक एक करके सभी कारण आपके सामने रखूंगा, जिससे यह फैसला आप खुद ही कर पाएं। कारण नंबर 1, मार्च का महीना है, स्टील वालों को अपनी इन्वेंट्रीज भी क्लियर करनी है और सुस्त पड़े बाजार में अगले महीने के ऑर्डर्स भी बुक करने हैं। टीएमटी की कुल बिक्री का लगभग 70% हिस्सा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जाता है। सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड निर्धारित टीएमटी की खरीदारी लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में जनवरी और फरवरी के मुकाबले इस महीने टीएमटी की डिमांड बेहद कम है। कारण नंबर 2, एक्सपोर्ट मार्केट में छाई सुस्ती। भारत के इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है। जनवरी महीने में इसमें लगभग 10% तक गिरावट दर्ज हुई। फरवरी के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यही हाल फरवरी महीने का भी है। अप्रैल से लेकर फरवरी तक इंजीनियरिंग गुड्स का क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 0.25% तक कम हुआ है। हमारे एचआरसी का रेट विभिन्न लोकल बाजारों में 60 से 62 रुपये प्रति टन चल रहा है, जबकि एक्सपोर्ट करके कंपनीज को मैक्सिमम रियलाइजेशन 705 से 708 डॉलर प्रति टन, यानी कि सिर्फ 58,000 रुपये प्रति टन के करीब मिल रहा है। इसलिए एक्सपोर्ट मार्केट में भी स्टील मिल्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं है। कारण नंबर 3, यूएसए में फेडरल बैंक अपना पॉलिसी रेट हर महीने लगातार बढ़ाता जा रहा है।
जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के आंकड़े आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप पाएंगे कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट लगभग 0% से बढ़कर 4.25% तक पहुंच गया है। आप यह मत समझिए कि यूएस में बनाई पॉलिसी का असर केवल यूएस में ही होता है, उसका असर पूरे विश्व भर में और खास करके भारत जैसी ओपन इकोनॉमीज पर सीधे तौर पर होता है। और फिर रेपो रेट बढ़ाने के मामले में हमारा अपना फेडरल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहां किसी से कम है। भारत में और विश्व में लगातार बढ़ रहे इंटरेस्ट रेटों की वजह से स्टील की डिमांड पर विपरीत असर पड़ा है। कारण नंबर 4, फरवरी महीने के फर्स्ट हाफ में चाइनीज स्टील प्लांट्स ने थोड़ा सा उत्पादन क्या बढ़ाया, आयरन ओर के बाजार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अभी दाम $130 प्रति टन क्रॉस ही किए थे कि बातें $150 से भी ऊपर जाने की होने लगी। लेकिन तभी चाइना की सरकार ने टैंगशन प्रांत, जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसे अत्यधिक वायु प्रदूषण के चलते अपना प्रोडक्शन कम करने की चेतावनी दे डाली। इस खबर मात्र से ही आयरन ओर का रेट लगभग $10 तक गिर गया। हालांकि रेट फिर से $130 के लेवल पर जा पहुंचा है, लेकिन फिलहाल $150 पर जाने की बातें हवा हवाई हो गई हैं। कारण नंबर 5, आयरन ओर जैसा ही कुछ हाल कोकिंग कोल के रेटों में भी देखने को मिला। फरवरी के शुरुआत में कोकिंग कोल का रेट $330 से $335 प्रति टन चल रहा था और यह 20-22 दिन में लगातार बढ़ता रहा और $390 तक जा पहुंचा। लेकिन फरवरी के अंतिम दिनों में इसमें तेजी से गिरावट दर्ज हुई और यह लगभग फरवरी बिगिनिंग वाले लेवल पर ही आ गया। इसकी वजह यह रही कि ऑस्ट्रेलिया में मौसम सुधरने से इसकी सप्लाई बेहतर होने लगी। जैसे जैसे सप्लाई और बढ़ेगी, कोकिंग कोल का दाम और कम होने की उम्मीद है और यह कुछ दिनों में $300 के प्रति टन के लेवल तक भी आ सकता है। कारण नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टर्की या फिर उसके नए नाम से पुकारें तो तुर्की स्क्रैप का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। उसके स्क्रैप खरीदने और न खरीदने से स्क्रैप बाजार के सारे समीकरण हिल जाते हैं। फरवरी महीने में तुर्की ने अच्छी खासी मात्रा में स्क्रैप इंपोर्ट किया है। ऊपर से वहां अभी हाल ही में आए भूकंप से मची तबाही की वजह से बड़ी मात्रा में लोकल स्क्रैप भी जनरेट होगा। ऐसे में मार्च महीने में उसका स्क्रैप इंपोर्ट कम ही रहने की उम्मीद है और तो और यूरोप और अमेरिका से स्क्रैप की सप्लाई भी बढ़ेगी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्क्रैप के दाम $10 से $20 प्रति टन तक कम हो सकते हैं। हमारे यहाँ प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स करीब 10% और सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स 50 से 80% तक फेरस स्क्रैप का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर यदि इन सभी कारणों को मैं संक्षिप्त में रखूं तो हम पाएंगे कि स्टील की डिमांड चाहे वो लोकल हो या अंतर्राष्ट्रीय कुछ खास नहीं बढ़ रही। स्टील का एक्सपोर्ट प्राइस भारतीय रेटों के मुकाबले अभी भी कम है, तो ऐसे में स्टील के किसी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होने की संभावना भी नहीं है और स्टील के रॉ मटेरियल के रेट फरवरी के मुकाबले मार्च में कम ही रहने वाले हैं। ऐसे में हमारा यही मानना है कि स्टील मिल्स रेट बढ़ाने का डर तो दिखा सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करंट लेवल से अधिक रेट बढ़ा पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, यह सारा का सारा विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी स्टील के लिए है। एलॉय स्टील मार्केट का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एलॉय स्टील मार्केट का अपना एक अलग गणित है, जहां प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज का अलग सिस्टम है। उस पर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है। हालांकि निजी